तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ जी, आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए इस लाइव क्लास में। जीके का आज हम लोग बहुत सारा एमसीक्यू करने वाले। देखिए यहाँ पे 64 एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, 64। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग रेडी हो जाइए और टेस्ट देने के लिए आप सभी लोग रेडी है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग थंब दीजिए तो रेडी है, तो एकदम तगड़ा करेंगे। और डेली हमारे साथ दोस्तों आप लोग 9:30 आ सकते हो। जिनके पास मोबाइल नहीं होता है वो लोग भी, अब 8:30 7:30 तो आपको मोबाइल नहीं होता होगा तो कोई बात नहीं, आपके पास 9:30 तो अब मोबाइल हो जाएगा नाइट में। ठीक है, नाइट में तो जीके का क्लास तो अब आपको छूटेगा भी नहीं। तो आप सभी लोग 9:30 रेडी रहना। जिनको टाइम नहीं पता उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़िए और हम लोग इस एमसीक्यू के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 27 तक हम लोग पिछले क्लास में किए थे दोस्तों। आज हम लोग 28 से करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आपसे लोग इस वीडियो को पूरा इन तक देखना और एमसीक्यू को ट्राई करना कि कितना सही होता है आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर देना रेडी हो जाइए। निम्नलिखित में से किसे सर्व छत्रात्मक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? हाँ जी, क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। आप लोग धड़ल्ले से आंसर करना, जल्दी से आंसर करना। मैं बाद में सबका कमेंट देखता हूँ, यहाँ पे नहीं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कौन स्टूडेंट देते रहता है कमेंट सही से। ऑप्शन नंबर ए महापदम नंद, ऑप्शन नंबर बी है खारवेल, ऑप्शन नंबर सी है साशंक, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर। क्या होगा राइट आंसर? आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमें लगता नहीं है कि आप सभी से एक भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्रयास करते हैं कि आप सब लोग जितना से ज़्यादा अंक लाइए ताकि आपका भी भला होगा और साथ में हमारे चैनल का भी भला होगा कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है आप लोग अगर पढ़ते हैं तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर। किसे क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया दोस्तों? तो वो है महापदम नंद। ठीक है, महापदम नंद यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियर का भी स्टार्ट हो रहा है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक इंजीनियर का भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसा कि इंग्लिश क्लास में विशाल सर बता दिएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, कहता है सिकंदर कहाँ का शासक था? हाँ जी, सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए मकदूनिया, ऑप्शन नंबर बी है बेबीलोन, ऑप्शन नंबर सी इराक, ऑप्शन नंबर डी है चीन। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ जी, और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए या क्लास का नोटिफिकेशन या पैरामेडिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस या क्विज टेस्ट दो, तो सबसे बलंडर और आनंद पूर्वक क्विज का आनंद लेना चाहते हो आप लोग तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, तो वहाँ पे विशाल सर और हम रोशन सर आपके साथ क्विज का आयोजन करते हैं। जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। जब फ्री मिलता है दोस्तों तब क्विज दे देता हूँ। करेंट अफेयर, जीके, जनरल साइंस, सब चीज़, इंग्लिश, हिंदी सब रहता है। चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकदूनिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, आप लोग आंसर करना जरूर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता एवं या झेलम का युद्ध कब हुआ? हाँ जी, जो झेलम नदी के युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों? इस युद्ध को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? झेलम का युद्ध, याद रखना, या वितस्ता का युद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और पोरस कहाँ का राजा था दोस्तों? तो मैं सब बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, प्रत्येक वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस को खोजता हूँ। तो पोरस कहाँ का राजा था? इन्फॉर्मेशन वाली बात है, पंजाब का। ठीक है, और सिकंदर कहाँ का था? मकदूनिया का था। ये तो अभी पता चल गया। ठीक है, और आपको ये पिछला क्लास में आपको मैंने बताया था कि सिकंदर भारत में क्यों नहीं आ पाया था, किसके कारण? पोरस के कारण या धनानंद के कारण? दोस्तों याद रहना चाहिए, धनानंद के कारण। ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था धनानंद, जिसके कारण उसको भारत छोड़ना पड़ गया था सिकंदर को। और पोरस के साथ तो युद्ध हो भी क्या था जिसमें हार गया था। तो यहाँ पे कब हुआ था झेलम का युद्ध? झेलम नदी के किनारे युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे देखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। चलिए जी, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। हाँ जी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी है महावीर, ऑप्शन नंबर सी है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी है भद्रबाहु। हाँ जी, जल्दी से बताना आप लोग आंसर। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरा क्लास करो और बहुत सारे एमसीक्यू भी सीख जाओगे क्लास के साथ साथ।
चलिए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, ठीक है 24वें तीर्थकर कौन थे, तो वो थे सबसे फेमस आदमी महावीर जी, ठीक है। महावीर जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट से भरल पड़ल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादन 4 महाव्रतों में से कौन सा महाव्रत जोड़ा। पांचवा महाव्रत, जिसमें पांचवा महाव्रत दोस्तों महावीर जी जोड़े थे, वो कौन सा पांचवा व्रत था। ऑप्शन नंबर ए है अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर बी है अस्तेय, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मचार्य, ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। जल्दी से आप लोग आंसर बता दो। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा पांचवा महाव्रत जोड़ा। बहुत अच्छा जी, हाँ जी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ठीक है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसी तरीके से आंसर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जैन धर्म के त्रिरत्न है। हाँ जी, जैन धर्म में कौन सा त्रिरत्न है। ऑप्शन नंबर ए है सत्य श्रद्धा, ऑप्शन नंबर बी है सत्य ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है सत्य आचरण, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में सभी, ओ सॉरी बहुत ब्लंडर मिस्टेक, उपयुक्त में से सभी। आप ही लोग तो हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए आंसर। इसका आंसर नहीं बता पाओगे तो कोई का नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ही आंसर दिख गया। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न करना, यानी कि 3 गो रत्न होगा, सत्य श्रद्धा, सत्य ज्ञान और सत्य आचरण, ये तीनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, डी वाले का राइट है। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। हाँ जी, महावीर जी ने किस भाषा में उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी द्रविड़। हाँ जी, किस भाषा में दिया था, आप सभी लोग उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग, 5 से 6 सेकंड के अंदर में आंसर देने का कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है दोस्तों। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा बनाना है और कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज लेना है। मेरा भी यही उपदेश होता है, ठीक है, कथन है कि कम टाइम में जितना ज़्यादा स्टूडेंट को नॉलेज दे दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृत। ठीक है, किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे हो जाएगा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। हाँ जी, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है वैशाली, ऑप्शन नंबर बी है राजगीर, ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी है पावापुरी। हाँ जी, आप ही लोग तो हैं दोस्तों, आप ही लोग तो बताइएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। याद रखिएगा, हम लोग आधुनिक विश्व के इतिहास से 50 MCQ कर लिए हैं। ठीक है, तो उसको याद करते रहिएगा, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। चलिए, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो वो वैशाली में हुआ था। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो वैशाली, उनका राइट है। बहुत अच्छा, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, वैशाली। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। हाँ जी, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। और एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जीके का, उसका सीरीज लाया जाए या नहीं, जैसे कि 2016 का, 2015 का, 2013 का, या 2019 का, 2020 का, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सबका सीरीज। ठीक है, 2016 का अलग, 2015 का अलग, 2014 का अलग, 2019 का अलग, 2018 का अलग, इस तरीके से अलग अलग वाइज लाया जाए कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं आंसर, जो लोग कर रहे हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में जैन जो हुआ था संगीति, वो प्रथम संगीति हुआ था। लेकिन दोस्तों, और बौद्ध संगीति में बात करें तो बौद्ध संगीति में कितना नंबर पे हुआ था, 3रा नंबर पे। और बौद्ध संगीति में कौन करवाया था, अशोक करवाया था। कहाँ करवाया था, पाटलिपुत्रा में। ये तो जैन संगीति का प्रथम आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, लेकिन 3य नंबर पे बौद्ध वाला हुआ था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ज्यादा करता है ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। हाँ जी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी है बोध गया। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से।
हाँ जी, सभी लोग उत्तर करने का कोशिश करिए दोस्तों और कम टाइम में उत्तर करिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। कहाँ उपदेश दिया था सबसे पहला उपदेश? वो है सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। और क्या उपदेश, कौन सा, मतलब कि जो पहला उपदेश था उसका क्या नाम था, उसको भी देखेंगे अभी। उसका भी क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 39 में। चलिए पहले 38 कर लेते हैं। 38 कहता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। हाँ जी, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी है संघ, ऑप्शन नंबर बी है संघ, ऑप्शन नंबर सी है धम्म, ऑप्शन नंबर डी है सभी। क्या होगा राइट आंसर? बौद्ध के त्रिरत्न दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आंसर। सभी लोग मिलाइएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा, सभी लोग मिलाइएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो सही है। ठीक है, डी कर रहे हो जिनका सही है ये सभी हो जाएगा। ये बुद्ध भी, संघ भी और धम्म भी, ये तीनों क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। याद रखना, त्रिरत्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। हाँ जी, क्वेश्चन 39 कहता है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। हाँ जी, प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण या महा अभिनिष्क्रमण, या ऑप्शन नंबर सी कहता है धर्म चक्र प्रवर्तन, या ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से सभी। क्या कहते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को? चलिए जल्दी से उत्तर करिए। आप सभी लोग उत्तर करते रहिए, एकदम रुकना नहीं है दोस्तों। जब तक एग्जाम दे न दे, जब तक रुकना नहीं है। ठीक है, चलते रहना है। मुसाफिर को तब तक नहीं रुकना चाहिए दोस्तों जब तक कि उसका मंजिल न मिल जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। जब तक मैं नहीं रुकता हूँ तब तक आप भी नहीं रुकना। ठीक है, और कहीं छोड़कर नहीं जाना। जो लोग वीडियो छोड़कर जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, वो लोग का काम है। ठीक है, जो रेगुलेटरी बना के रखेंगे उनको हमेशा मैं कहता हूँ कि वो लोग कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। पेशेंस सबसे बड़ा ज़रूरी बात है दोस्तों। पेशेंस नहीं रखिएगा तो कहीं पे भी आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। काहे ना आपको कोई घोर के पिला दे। ठीक है, घोर के कोई पियाता नहीं है। अमृत नहीं हो रहा है कि आपको पिला देगा। समझने की बातें समझाएगा, समझाने का पूरा प्रयास करेगा आपको। ठीक है, वो भी मैं करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बुद्ध भगवान यानी बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है महापरिनिर्वाण। सर महापरिनिर्वाण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए महापरिनिर्वाण के बारे में आप लोग जान लीजिए। जब बुद्ध भगवान जी शरीर को त्याग दिए थे उसको बौद्ध धर्म में दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब जब कोई बौद्ध धर्म में शरीर को त्याग कर दे, मोह को त्याग कर दे, यानी कि पूरी अंतरात्मा से त्याग हो जाए तो उसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। लेकिन जैन धर्म में दोस्तों जब शरीर से त्याग दिया जाता है तो उसे हम लोग केवल ओनली फॉर निर्वाण कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण नहीं कहते हैं, केवल निर्वाण कहते हैं। अब यहाँ पे बी नंबर कहता है महाअभिनिष्क्रमण। अब देखिए महाअभिनिष्क्रमण का मतलब दोनों में, जैन धर्म में चाहे बुद्ध धर्म में एक ही होता है, गृह त्याग। गृह त्याग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। गृह त्याग मतलब क्या होता है? घर को मतलब त्याग देना, कहीं बाहर जाकर के रहना, आलीशान चीज़ को छोड़ देना, है ना। तो ध्यान रखना, इस सब बात को समझते रहना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। हाँ जी, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है उपाली, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी है सर्वकामी, ऑप्शन नंबर डी है वसुमित्र। क्या हुआ राइट आंसर? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? ठीक है, शिष्य की बात हो रही है। हाँ जी, सभी लोग उत्तर करिए। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हो बहुत अच्छा, आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद इनके सर्वप्रिय शिष्य थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? और आपको दोस्तों 2019 में दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था अकबर से क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको भी करेंगे। जैसे कि अकबर से आया हुआ था कि मनसबदारी प्रथा का किसने लागू किया था? तो मनसबदारी प्रथा दोस्तों अकबर ने लागू किया था। ठीक है, उसको भी करेंगे। मनसबदारी प्रथा क्या है इसको पूरे डिटेल में बताऊंगा। इससे क्या होगा कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा, अगर मेरी कहानी को सुनोगे तो। हिस्ट्री दोस्तों आप लोग कितनों रट लोगे याद नहीं होगा, मगर कहानी से सुनोगे तो एकदम 100% याद रहेगा। कुछ ना कुछ माइंड में घूमते रहेगा। जीके ऐसा चीज़ है,
चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो वो हो जाएंगे चाणक्य। अब देखिए चाणक्य, चाणक्य से याद करिए। अब चाणक्य से याद करिए कि चाणक्य कौन थे। तो चाणक्य का दोस्तों दूसरा नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये भी नाम था इनका। अब बात करते हैं, कौटिल्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक का नाम है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आप लोग अर्थशास्त्र बुक के बारे में जानते हुए क्वेश्चन आ भी चुका है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपको ध्यान रखना, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। और उस मतलब कि जो बुक लिखे अर्थशास्त्र, उसमें किसका विवरण मिलेगा? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में का राजनीतिक के बारे में उसमें बताया हुआ है कि राजनीति कैसे उस समय हुआ था दोस्तों, उसके बारे में पूरी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब चाणक्य से एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटेगा नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से, अंतिम समय का मतलब मृत्यु भी वहीं हो गया, अंतिम समय। तो ये भी यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई। तो ये दो क्वेश्चन बन गया यहाँ से। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर सी कहता है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी कहता है उज्जैन। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है दोस्तों, तो थोड़ा सा रफ्तार में करेंगे ताकि आपका A to Z क्वेश्चन यानी कि सिलेबस कंप्लीट कर दूं मैं समय से पहले, और आपका प्रैक्टिस भी ज़बरदस्त होते चले। चलिए, यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय और अर्थात कह सकते हैं कि मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था। ठीक है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे हुआ था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, बहुत अच्छा, आपका सही है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। हाँ जी, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर का, ऑप्शन नंबर बी है धनानंद का, ऑप्शन नंबर सी है सेल्यूकस का, ऑप्शन नंबर डी है डायमेकस का। क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। अब मेगास्थनीज से क्वेश्चन आ गया, तो मेगास्थनीज से भी और प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी समझेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो चलिए, मेगास्थनीज दोस्तों किसका राजदूत था? तो वो सेल्यूकस का था। ठीक है, सेल्यूकस का था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मकदूनिया का शासक बना था सेल्यूकस। ठीक है, जो कि किसका, सेल्यूकस क्या था दोस्तों? इसका ये सेनापति था। ठीक है, जब इसके मर जाने के बाद सेल्यूकस आया था। अब बात करते हैं कि मेगास्थनीज तो राजदूत आया था, किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ठीक है, और वहाँ पे आने के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा शासन काल में घूमने के बाद उसने एक पुस्तक का निर्माण किया, या प्रसिद्ध उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक क्वेश्चन आता है, इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखना, मेगास्थनीज थे। ठीक है, और उसी बुक में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का पूरा विवरण भी मिलता है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। हाँ जी, अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। वो अंतिम दिन में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका बन गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, आ गया ना क्वेश्चन नंबर 45। जल्दी से बता दो, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी है प्लिनी, ऑप्शन नंबर डी है विशाखदत्त। हाँ जी, बताइए अर्थशास्त्र किसकी रचना है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। मैंने अभी बताया दोस्तों, आप लोगों ने कहानी टाइप से सुना होगा, तो इसका आंसर जरूर बताएं। हाँ जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर एक कैटिल्य हो जाएगा। और कैटिल्य का दूसरा नाम बता दो विष्णुगुप्त का दूसरा नाम बता दो चाणक्य। ठीक है, चाणक्य, इनका ही नाम 3 है और इन्होंने ही लिखा है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में किसका विवरण मिलेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के समय का राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। हाँ जी, ये युद्ध भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों, कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध बहुत ही खतरनाक युद्ध रहा था दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। और इसका दोस्तों प्रूफ आपको अभिलेख में मिलता है। ठीक है, जो अशोक के द्वारा अभिलेख बनाया गया था, 14 गो अभिलेख था, जिसमें से 12वां अभिलेख पे अशोक ने कलिंग के आक्रमण का पूरा बताया था। तो यहाँ पे मेन बात क्या है? कलिंग पर आक्रमण कब हुआ।
ठीक है। कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हो बहुत अच्छा राइट हो जाएगा। अब देख लेते कलिंग। कलिंग के दोस्तों जब युद्ध हुआ था तो उसी में उसका अशोक बहुत ज़्यादा क्रूर राजा था दोस्तों, बहुत अत्याचारी। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए, एकदम रक्त गिर रहा है, वहाँ कोई माँ माँ कर रहा है, कोई पापा कर रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, कोई माँ बाप कर रहा है। और उसी बीच में अशोक राजा वहाँ पे युद्ध के स्थल पे पहुँच गया था और वहाँ पे उसको बहुत दर्द भरी दृश्य देखने को मिल गया, जिसके कारण दोस्तों वो क्या हुआ, अंदर से टूट गया और वो आक्रमण को रोक दिया। कलिंग पे तो वो जीत गया था उस युद्ध के कारण, लेकिन जब वो युद्ध स्थल में उतरा ना तो इतना उसका दिल इतना दर्द से भर गया ना कि वहीं पर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और सब चीज़ त्याग दिया, ठीक है, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो याद रखना है बौद्ध धर्म को। कब अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, जिसका प्रूफ कहाँ मिलता है? तो अभिलेख में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इंडिका किसकी रचना है? अभी मैंने बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज की। हाँ जी, किसका था? मेगास्थनीज का था। किसके वंश में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी संघमित्रा, ऑप्शन नंबर सी ए उपगुप्त, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। हाँ जी, जो अशोक था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? जल्दी से आंसर करके आप लोग बताइए, तब तक मैं बता देता हूँ कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों अपने पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका भेज दिया था कि बौद्ध धर्म के जाओ तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करना। और उनका नाम क्या था? महेंद्र और संघमित्रा, यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ए और बी दोनों उनका राइट है, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा कौन थे? तो अशोक के पुत्र एवं पुत्री थे, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है अशोक ने शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के जो शिलालेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी है पांद्रेटी फैथलर, ऑप्शन नंबर सी है विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? अशोक का जो शिलालेख था दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 14 गो शिलालेख है, तो उसको शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो उसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए जल्दी से। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो शिलालेख पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था और वहीं से अशोक की हिस्ट्री मालूम पड़ती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, जैसे कि उस समय क्या होता था ना कि बाहर से लोग आते थे घूमने के लिए, तो जिसका शासन रहता था अगर उसको अच्छा लगता था कि यहाँ पे ये चीज़ होता है, अशोक इतना क्रूर मतलब शासक था, तो उस सब अपने अपने बुक में लिख देते थे और वही बुक आगे जा कर के पब्लिश किया जाता था और हमारे हिस्ट्री का एकमात्र सोर्स मिलता था कि यहीं से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और पुराने ज़माने के मिल जाते हैं वस्तु, तो वहाँ से भी प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? हाँ जी, सांची स्तूप जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी है पुष्यमित्र शुंग। हाँ जी, किसने करवाया था? 50 नंबर पर आ गए दोस्तों। बहुत जल्द हम लोग और भी क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं अशोक ने करवाया था, किसने करवाया था? अशोक ने। और सांची स्तूप किसका मात्रक बताता है दोस्तों? सांची स्तूप तो वो शांति का मात्रक है, ठीक है। किसका है? शांति का मात्रक है। और यही जब हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग के युद्ध के बाद, तो वही जाकर के सांची में स्तूप बनवाया था बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि सैंडोकॉक्टस के रूप में पहचान की। सैंडोकॉक्टस के रूप में किसकी पहचान हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी है विलियम्स जॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है जॉन फिलिप, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स प्रिंसेप। जल्दी से आप सभी लोग आंसर बताइए धड़ल्ले से। हाँ जी, अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर तो बनता है। अब इतना लाइक और शेयर नहीं करोगे तो कब करोगे? जल्दी से लाइक और शेयर ठोको। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडोकॉक्टस के रूप में पहचान की थी, कौन किया था? तो वो इसका राइट आंसर जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी विलियम्स जॉन्स, उनका राइट है, ठीक है। यहाँ पे शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अलग नाम है, और यहाँ पे विलियम्स जोन्स अलग नाम है, ठीक है, जोन्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखिए यही कितना शिलालेख में, 13वें या 10वें या 11वें या 9वें। हाँ जी देखिए मैंने कितना में बताया था, 11 में शायद बताया था कि 13 में बताया था। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए जो कलिंग का उल्लेख मिलता है अशोक के, वो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग का मतलब कि विजय हुआ था कलिंग पर और हृदय परिवर्तन हुआ था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हृदय परिवर्तन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जाएगा अशोक के किस शिलालेख पर उसके हृदय परिवर्तन की बात लिखा गया या उल्लेख मिलता है, तो 13वें पे मिलेगा, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। हाँ जी, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था दोस्तों, बताइए जल्दी से आप सभी लोग आंसर। ऑप्शन नंबर ए संस्था, ऑप्शन नंबर ए गुड पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है संचार। जल्दी से बताइए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। अब देखिए संस्था, संस्था क्या करता था मौर्य काल में, एक जगह स्थिर रहता था और उसी को हम लोग क्या कहते थे, संस्था कहते थे, और वो भी गुप्तचर का काम करता था। अब गुड पुरुष, गुड पुरुष क्या करता था, घूम घूम के इंफॉर्मेशन लाता था, उसको भी गुप्तचर कहते थे। संचार, संचार मतलब किसी दूसरे के जगह यहाँ जा करके रिक्शे उठा करके संचार भेजता था गुप्तचर के पास, यानी कि मौर्य काल में इन सभी को क्या कहते हैं, गुप्तचर कहते हैं। याद कर लीजिए इन्हीं तीन को कहते हैं और एक्स्ट्रा कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में कितने भागों में व्यक्त किया है। हाँ जी, मेगास्थनीज जो था, जो अपना पुस्तक लिखा था इंडिका, उसमें भारतीय समाज को कितना भाग में बांटा है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप सब लोग बताइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिएगा सभी लोग, सभी लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 7 हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे, अब जल्दी जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का चंद्रगुप्त मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के महल का अवशेष कहाँ से मिलता है। तो मौर्य का, चंद्रगुप्त का जो मौर्य का महल था वो पटना कुम्हरार से मिलता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सभी को याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56 कहता है अशोक के धम की परिभाषा कहाँ से ली गई है। अशोक का जो धम है वो कहाँ से लिया गया, धम की परिभाषा। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। आप सभी लोग उत्तर करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, थकना नहीं है दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुलोवाद सूत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था। हाँ जी, मौर्य काल में जो प्रचलित विष्टि क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निःशुल्क श्रम। ठीक है, निःशुल्क श्रम विष्टि था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। दोस्तों हमारे साथ प्रतिदिन आप लोग 9:30 बजे रेडी रहना, प्रैक्टिस करके आना, जीके का लूसेंट पढ़ के आना। ठीक है, मैं तो कहूँगा लूसेंट पढ़ के आना, एक भी क्वेश्चन छूटे तो मुझको बोलना कमेंट सेक्शन में, मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करता है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का किसने चलाया था दोस्तों, ये कह रहा है सोना का सिक्का। याद करिए किसने चलाया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन था। तो वो कौन था दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, इंडिको ग्रीक। इंडिको ग्रीक जो साम्राज्य था उसी ने सोना के सिक्का प्रथम बार चलाया था। और शीशा के सिक्का कौन चलाया था, देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है शीशे के सिक्के किस वंश के शासक ने चलाए थे। हाँ जी, शीशा के सिक्का, सोना के सिक्का तो याद हो गया इंडिको ग्रीक ने, अब शीशा का सिक्का सातवाहन ने चलाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 60 कहता है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में लागू हुई थी। यानी कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने के लिए किसके समय में, यानी किस वंश के समय में ये लागू हुआ था प्रथा। ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी है गुप्त, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिहार। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो वो कौन सा वंश था, तो वो था सातवाहन वंश के समय। ठीक है, यानी कि 60 का क्या जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कनिष्क का राजवैद्य था। हाँ जी, कनिष्क का राजवैद्य कैसा था, तो राजवैद्य कहाँ था, कनिष्क का राजवैद्य था कहाँ पे था। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते हैं, तो वो हो जाएगा चरक। ठीक है, क्या हो जाएगा, चरक हो जाएगा। जो लोग भाई बहन ये बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, किस शाखा का अनुयायी था। तो वो हो जाएगा राइट आंसर महायान। ठीक है, महायान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कनिष्क की राजधानी थी। हाँ जी, कनिष्क की राजधानी कौन थी, याद रखना, किस कनिष्क की राजधानी कौन थी, याद रखना। याद क्या रखना है, तो पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को एकदम तहे दिल से एकदम अंतिम क्वेश्चन को बढ़िया से स्वागत करके लाइए। चूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? हाँ जी, किस शासक था चूनागढ़ से जो संस्कृत का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था भारत में दोस्तों, किसका था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी है गोंदो फर्निस, ऑप्शन नंबर सी है रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर डी है विम कडफिसस। आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का, तो बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से स्वागत कर दीजिए इसका। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से तहे दिल से जो लोग नहीं बताए वो लोग बता दीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुद्रदामन। ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा? रुद्रदामन। तो दोस्तों आज यहीं से हम लोग आज विदा लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ठोक दो। चैनल पर नए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।